हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है मैथमेटिक्स का सेशन है। हम लोग पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिवीजन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने 2015 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों विद सॉल्यूशन के साथ मैंने पढ़ाया है। जो बच्चे आप नहीं देखे हो, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो मैथमेटिक्स का सेशन है 2014 का है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसे सॉल्व करके देखते हैं, आप भी सॉल्व कीजिएगा, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो बोलता है कि 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो शंकु का आयतन हमें ज्ञात करने के लिए सिंपल सा है, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या हमें दिया है उसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का आप लोग जानते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल लिखा जाता है। तो एल हमें दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। उसके बाद क्या दिया है कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मान लीजिए एस एस 550 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा देंगे तो हमें आर इससे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, हिंदी नहीं लिखता हूँ पूरा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है तो 550, ठीक। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर एल। अब यहाँ पे दोस्तों पाई आर एल दिया है, तो 550 जो हो गया, 550 इक्वल टू हो जाएगा, पाई का मान अगर दोस्तों रखते हैं तो 22/7 इंटू में आर और इंटू में एल। एल कितना है तो 25 है। अब मैं इसे कटाता हूँ, तो अगर इससे 25 से 550 को कटाता हूँ तो ये मेरा 22 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 22 से मैं ये 22 को काट सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आर जो हमारा निकल के आया वो आर हमारे पास आया है 7, ठीक। आर तो निकल गया। अब जब बस आर जब निकल गया तो अब क्या निकालना है हमें कि आयतन ज्ञात करना है, ठीक। अब हमें आयतन ज्ञात करना है तो शंकु की सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, इसलिए कि त्रिज्या तो हमें मालूम चल गई, ठीक। त्रिज्या हमें मालूम चल गई। अब हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ से याद रखना है कि आर हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो आर हमें प्राप्त हो चुका है, तो अब हमें क्या निकालना है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू हो जाएगा √अंडर एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो हमारे पास आर था 7, हमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एच इक्वल टू हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था कि एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक। सॉरी, एल स्क्वायर माइनस होता है यहाँ पे सॉरी दोस्तों, माइनस होगा, ठीक। एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक। तो बस यहाँ पे अब सिंपल सा है कि आप हमें मालूम है एल कितना है, तो एल तो 25 है, माइनस आर कितना है तो आर अभी अभी हमने निकाला है, तो आर 7 है। ये सब स्क्वायर में है, ठीक। ये दोनों स्क्वायर में है। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो जब मैं स्क्वायर इसको तोड़ूंगा तो 25 हाँ 625 होता है, ठीक। 625 माइनस 49 हो गया। तो जो हमारा यहाँ से घट के जो हमारा एच निकल के आया वो एच आया तुम्हारा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल गया, आर मिल गया, एच मिल गया 24 सेंटीमीटर,
ठीक। अब जब आर और एच हमें मिल ही गया तो बस फॉर्मूला पे पुट करना है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप याद रखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इस फॉर्मूले पे मैं पुट करूँगा तो 1/3 पाई का मान रख लो, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास है 7 × 7, ठीक, 7 × 7 हो गया। इंटू एच अभी हमने निकाला है 24। अब इसको काट लो, 7 से 7 गया, ठीक, 7 से 7 गया, 3 से काट लो, 3 और 8 24। अब हमारे पास बचा क्या, 22 × 7 × 8। जब इसको मैं गुना करूँगा तो ये हमें देगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखो दोस्तों, यहाँ हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 62 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और थीटा का मान होगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दें, और कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसको चेंज कर लें, तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा रहने दें। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो जो हमारा इक्वल टू में बचा है 3। ये अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बाई, अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में ये हमारा होगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा, इतना कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, और बाई में कॉस स्क्वायर थीटा बाई में हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, इतना कुछ होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये जो है ना, इसको मैंने पलट दिया तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया और ये चीज़ नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। यहाँ तक आप स्टेप नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो बढ़ते हैं और इक्वल टू में यहाँ पे 3 चलेगा, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे 3 होगा। तो जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप इस प्रकार से होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे हमारा बचेगा साइन, यहाँ पे बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में बच जाएगा हमारे पास 3। जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास ये बचेगा, तो इतना का मान हम बोल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 3। तो यहाँ पे जो हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर यहाँ पर स्क्वायर है तो उधर चढ़ेगा रूट, और टेन कितने का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा का जो मान आ गया वो 60 डिग्री होगा आंसर। देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। दोस्तों आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद देखें कि मेरा
ऑप्शन मिलाएं, उसके बाद देखें कि सॉल्व सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले यदि उसकी भुजा क्रमशः क्रमशः 2, 4 और 6 हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो मान लो ए हो गया 2, बी हो गया 4 और सी हो गया 6, अब बाई में 2। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो 6 4 10, 10 2 12, 12/2 होगा। इसको काट दूंगा तो हमें देगा 6। तो यहाँ पे हमें मालूम चलेगा कि एस का मान क्या होता है। एस का मान कितना आया है, तो 6 आया है। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा √एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस हमारा है 6 और एस माइनस ए होता है दोस्तों, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 6 में से 2 गया, तो यहाँ पे 4। ठीक, फिर हो जाएगा एस माइनस बी, तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमें 2 देगा। और फिर एस माइनस एस माइनस सी, ठीक है, तो 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जो हमारा वैल्यू आ गया वो √0 आया, और √0 से बाहर जब हम इसको निकालेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा, 0 आंसर है। देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हुए, आपका जो एनडीए हो गया, या मतलब ग्रुप डी हो गया, ऐसे करके मतलब बहुत सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन अटेस्ट मिलता है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे बोला है कि 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 गो घन है। ठीक है, तो सबसे लिखेंगे कि पहले घन का भुजा, सॉरी, पहले घन का भुजा, तो पहले घन की भुजा जो हो जाएगी हमारी वो 8 हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, 8 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने मान लिया ये 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे हो जाएगी दूसरे, तो दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा जो हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो 2 हमारे पास घन है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि घन काटे जा सकते हैं, कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बड़े घन में अगर छोटे घन से क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मान लो कि जो घन का आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यू, होता है भुजा का क्यू होता है। तो मान लो ये बड़ा वाला भुजा का क्यू हो गया, ये हो गया छोटा वाला भुजा का क्यू। अब पहला भुजा कितना है, तो 8 का क्यू बाई 2 का क्यू। अब इसको करेंगे तो यहाँ पे ये दोस्तों हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो 8 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जो हमारा होगा। ठीक है दोस्तों, 8 जा 8 इसको इसे लिख लेते हैं, और इसको लिख लेते हैं 2 × 2 × 2। अब इसको मैं काट लेता हूँ तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो जो हमारा आंसर आ गया वो 64 आया। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप एक बार बनाएं घर पे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सॉरी,
यहाँ पे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन कि सोनू की आय अपने पुत्र की आय का क्या है, तिगुनी है। यदि 5 वर्ष बाद सोनू की आय पुत्र की आय की 2.5 गुनी हो जाए तो सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि सोनू की आय जो है पुत्र की आय से, पुत्र की आयु से, आय पुत्र की आयु की क्या है, तिगुनी है। ठीक, तो मान लेंगे कि माना जो हो गया, माना पुत्र की जो वर्तमान आयु है, पुत्र की आयु मान लिया x वर्ष। तब यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, सोनू की जो आयु है ना, सोनू की जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 3x, इसे कि 3 गुनी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 गुनी है। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब प्रश्न के अनुसार बढ़ते हैं कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मान लो पुत्र कितना हो जाएंगे, तो 5 वर्ष बाद जो हो जाएगा x + 5। ठीक, और 5 वर्ष बाद ई भी हो जाएंगे 3x + 5। ठीक, तो 5 वर्ष बाद सोनू की आयु की पुत्र आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो मान लो कि सोनू की जो आयु है वो है 3x + 5। ठीक, 3x + 5 है, और इसका क्या है 5/2, माने कि उसका जो पुत्र हो गया वो 2.5 गुना हो गया, x + 5 2.5 गुना हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा 5x + 25। आप थोड़ा सॉल्व कर ले घर पे, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 6x + 10 जब इतना हो गया तो अब इस स्टेप को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो हमें देगा 5x है तो 6x में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें देगा x = और यहाँ पे 15 है, 15 में से 10 को घटा देंगे तो 5। तो यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस 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 कट गया, तो x इक्वल टू जो आ गया दोस्तों हमारा आंसर वो आ गया 15। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया। अब देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखते हैं 15। हाँ, यहाँ पे ए नंबर राइट ऑप्शन है। ठीक है, सोनू की जो वर्तमान आयु है वो 15 वर्ष है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन कि यदि चर मान 2 4 0 2 2 7 3 3 5 2 हो तो बहुलक होगा। अब बहुलक तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। देखिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, मैंने 2 कितने बार आया है, तो 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार। अब 4 देखते हैं कितनी बार आया है, तो 1 बार, 4 एक ही बार आया है। फिर देख लेते हैं 0 कितनी बार आया है, 0 भी 1 बार आया है। फिर देख लेते हैं 7 कितनी बार आया है, 7 भी 1 बार आया है। फिर देख लेते हैं 3 कितनी बार आया है, 3 2 बार आया है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा या सबसे अधिक कौन सा आया है। ठीक है, कौन कितने बार सबसे ज़्यादा आया है, तो यहाँ पे देखो 2 सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, इसलिए जो हमारा बहुलक हो जाएगा वो 4 होगा, 4 बोल रहे हैं 2 होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखिए दोस्तों, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि आंकड़ा 35 41 8 27 13 17 30 21 33 23 हो तो माध्यिका निकाले। माध्यिका में निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको आरोही क्रम में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं, जैसे कि छोटा तो 8 से बड़ा जो है वो है 13 है, 13 से बड़ा है वो है 17 है, इसी में से देख के लिखना है। ठीक है, 17 से बड़ा 21, 21 से बड़ा 23, 23 से बड़ा 27, 27 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 33,
ठीक है, 33 से बड़ा 35, 35 से बड़ा 41। अब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया। अब यहाँ पे लिखना जरूरी है, ये स्टेप है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लिया, तो इसमें जो संख्या है, कुल नंबर की जो संख्या है वो n है 10। ये 10 नंबर है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। तो मैंने टोटल संख्या जो हमारा है 10 है। अब हम निकालना है हमको माध्यिका। तो माध्यिका बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 n/2 पद। तो n/2 पद मतलब कि 10/n/2 पद, ठीक है। तो 10/2 हो जाएगा, 2 पद हो गया, प्लस प्लस n/2 + 1 होता है, तो 10/2 हो गया, प्लस 1, 10/2 + 1 हो गया दोस्तों। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमें देगा 1/2, 10/2 मतलब कि पांचवा। अब पांचवा में कौन सा आया है तो देखो, एक, सॉरी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ तब आपको दिखेगा, 1 2 3 4 5, पांचवा में कौन सा है तो 23 है, ठीक। प्लस अब इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 2 5 10, 5 1 6। अब छवा पद, तो छवा में कौन सा है तो पांचवा में ये है, छठा में कितना है 27 है। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटू में हो जाएगा। अब 23 और 27 दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये हमें देगा 50। अब इसको मैं काट दूंगा तो ये हमें 25 देगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आप एक फार्मूला याद करके 1/2 n/2 पद, ठीक है। यहाँ पे होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, ठीक है। कौन सा निकालने का तो माध्यिका निकालने का ये फार्मूला है। तो हमारा जो आंसर आया 25। देखते हैं ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि किसी किसी धातु की बाह्यतम त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर समान, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो पाइप में लगे धातु का आयतन होगा। तो देखो अंतः त्रिज्या दिया है, ठीक है, अंतः, सॉरी यहाँ पे दिया है दोस्तों अंतः त्रिज्या दिया है, तो वो आर कितना दिया है तो अंतः त्रिज्या यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 6 है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या दिया है बाय त्रिज्या, बाय त्रिज्या जो आर है हमारा वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना दिया है। उसके बाद क्या दिया है कि लंबाई भी दे चुका है। तो लंबाई कितना है तो लंबाई जो हमारा है, जो इसको एल से लिखते हैं या इसको एच से लिखो, एच यहाँ पे बेटर रहेगा, एच से। तो एच जो है हमारा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इतना कुछ दे चुका है। तो हमें क्या निकालना है, उस धातु का आयतन निकालना है। तो बस एक फॉर्मूला लगा दो आयतन निकालने का कि पाई R² माइनस r² और इनटू में h। इसी फॉर्मूला को लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7 इंटू R। तो कैपिटल R जो है ना हमारा, या इसको मैं छोटा सा बनाता हूँ, इसको मतलब शॉर्ट आउट करता हूँ, जैसे कि a² माइनस b² कर लूँगा। तो देखो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है, सॉरी प्लस होता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू में h। इससे क्या होगा कि हमें मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 22/7,
ठीक है। और कैपिटल आर मान लो, कैपिटल आर ये जो हमारा कैपिटल आर है, कैपिटल आर मान लेंगे। जैसे कि बाह्य त्रिज्या जो है इसको हम कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल आर हमारा 8 है, तो 8 यहाँ पर रखेंगे और 8 और 6, तो 8 6 14, एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लेंगे तो 8 में से 6 घटा लेंगे, तो 8 में से 6 घटेंगे 2। एच हमारे पास है, एच हमारे पास है 50, ठीक है। सॉरी, चला गया दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। तो हम लोगों ने 22/7 रखा था और कैपिटल आर हम लोग को मालूम था कि 8 था। नहीं, यहाँ पे दोस्तों मैंने ये किया था, यहाँ पे मैं इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ के पहले लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, इसको मैं तोड़ देता हूँ, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल माइनस होगा माइनस आर और इंटू में एच। तो यहाँ पे मैंने ऐसा इसलिए लिखा था कि आप मल्टीप्लाई से बच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 22/7, कैपिटल आर 8 था हमारे पास, कैपिटल आर था 8 और स्मॉल आर था हमारे पास 6। तो 8 को 6 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14। 8 में से 6 को घटा देंगे तो 2 और एच हमारे पास था 50। अब मैं इसको काटता हूँ तो 7 दूना 14, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा टोटल तो हमें देगा 4400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 69 है। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 69 नंबर जो क्वेश्चन है बोलता है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 15:20:25 हो तो उनके वर्गों का योग 1250 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। मान लेते हैं कि जो पहला अनुपात है वो 15x, फिर दूसरा अनुपात है 20x और तीसरा अनुपात है दोस्तों 25x। अब बोला है कि उनके वर्गों का योग, ये तो प्लस मैंने कर दिया है, अब इनका मैं वर्ग कर देता हूँ। तो जब वर्ग किया जाता है तो ये तीनों को जोड़ने के बाद 1250 हमें प्राप्त होता है। तो जब 1250 हमें प्राप्त होता है तो जो हमारा 15 15 हो जाएगा 225x स्क्वायर, प्लस 20 यहाँ 400 हो जाएगा 400x स्क्वायर, प्लस 25 यहाँ 625x स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा है 1250। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, अगर तीनों को जोड़ेंगे 225, 400 और 625 तो हमें भी देगा 1250x स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होगा। और इक्वल टू इधर भी है 1250। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि 1250 से 1250 तो गया, तो हमें मिला क्या, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या हो गया, +-1 प्राप्त हुआ। अब हमें बताना है कि संख्या, तो पहला जो संख्या था यहाँ देखते हैं, पहला जो संख्या था वो था 15x। तो 15x था, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 1। तो 15 × 1 करेंगे तो फिर 15 प्राप्त होगा। उसी तरह करेंगे आपका 20 का, तो 20x का करेंगे तो फिर हमें 20 ही मिलेगा। फिर उसी तरह उसका भी करेंगे तो 25। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सॉरी, अभी आंसर नहीं होगा, तो बीच वाली बताना था, ठीक है। तो बीच वाली तो यहाँ पर 20 है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं 20 है या नहीं।
हाँ देखिए ऑप्शन में डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन ना समझ में आए एक बार कमेंट में जरूर लिखें। यहाँ पे 70 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि समीकरण इतना हो तो एक मूल 16 हो तो के का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर 4x प्लस के इक्वल टू 0 हो तो एक मूल 16 हो तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि सबसे पहले कि एक मूल 16 दिया है तो दूसरा मूल मान लेंगे कि मान लो कि दूसरा जो जो हमारा दूसरा मूल मान लेंगे, दूसरा जो मूल हो जाएगा हमारे पास उसको मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। ठीक, दूसरा मूल हो गया वाई। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि एक मूल हो गया 16 और दूसरा मूल हो गया वाई, तो अब हमें क्या निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले मूलों का योग अगर निकालते हैं तो मूलों का योग अगर निकालेंगे तो वाई प्लस 16, तो y प्लस 16 निकालेंगे तो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी कितना है तो 4 है और ए है तो 1 है, तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा -4। तो y प्लस 16, यहाँ पर समझ रहे हैं ना आप, ये b है और ये a है, तो b तो 4 है तो यहाँ पर माइनस बी होता है तो -4 हो गया। अब बाई ए, तो एक लिखना है कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि y इक्वल टू हो जाएगा -4 अब प्लस में 16 है तो -16, तो y इक्वल टू जो हो जाएगा 16 4 हो गया 20। जो y मतलब कि दूसरा जो हमारा मान आ गया वो हो गया 20। अब बस मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो मूलों का जो गुणनफल होता है उसका जो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाई ए। तो जब सी बाई ए चलेंगे तो सी हमारे पास जो मालूम नहीं है हमारे पास, तो सी यहाँ पर लिख देंगे के इक्वल टू वाई इंटू यहाँ पे क्या होगा 16 इतना चीज़ होगा तो हो जाएगा के इक्वल टू वाई का मान हमारे पास मालूम है कि वाई का मान क्या होता है, तो वाई का मान -20 इंटू में हो जाएगा 16। जब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा, तो के का मान जो हमारा प्राप्त होगा -320, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं -320 है या नहीं। हाँ देखो, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्ध तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 72 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है कि यदि 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू 5 हो तो 3 कोस थीटा का मान होगा। ठीक है, 3 कोस थीटा का जो हमारा मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था। 72 नंबर का जो पूरा क्वेश्चन है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू 5 हो तो 3 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का स्क्वायर का मान होगा। जब इस कंडीशन का कोई क्वेश्चन आए तो जो हमारा जो ये 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इक्वल टू 5 ये जो दिया गया है, ये इनमें क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब कर लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाए 3 3 जा 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस 5 5 जा 25 कोस स्क्वायर थीटा। सॉरी दोस्तों, मेरा इंक थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 25।
ठीक, 25 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए यहाँ पे इसको मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ रहा हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा दोस्तों 2ab। तो 2 इंटू ए हमारे पास है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, ठीक है। और इंटू में बी है 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25। इतना तो आपको समझ में जरूर आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि यहाँ पे 9 साइन थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन, यहाँ पे हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जब 15 और 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 25। ठीक है दोस्तों, जब इतना करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि 3 यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक, और यहाँ पे 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी फ्रेंड्स कुछ एरर आ गया था। तो मैं बता रहा था कि जो हमारा जो स्टेप आया था, जो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ा था, तो वो था 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और प्लस में आया था हम लोग के पास 30 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू 25। ये हमें मिला था। मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो, जैसे मान लो कि ये दिया है 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, इसको मैं मान लूँगा कि इसको मैं क्या मानता हूँ, देखिए मैं मानूंगा इसे कि 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, इसको हमने मान लिया x, ठीक, इक्वल टू हमने मान लिया x। अब इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे उसका किया थे इसका भी करेंगे, तो ये हमें क्या देगा, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमें देगा 30, ठीक है, 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इतना हमें देगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसे मान लो, इसे मान लेना है कि ये इक्वेशन 1 है, इसे मान लेना है इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे, दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ते हैं तो हमें देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिल सकता है, यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे क्या मिलता है, तो 9, ठीक है, 9 कॉमन होके मिलेगा। उसमें कॉस स्क्वायर थीटा है और इसमें साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो दोनों में जो कॉमन करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप थोड़ा बढ़ा के लिख रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैं कॉमन करके ही लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में भी इसको लिखा जा सकता है और आप आगे चल के स्टेप में ये चीज़ कर सकते हैं। तो 25 ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा आपको दिखेगा नेक्स्ट स्टेप में। और इधर हम लोग के पास जो बचा था इसको ऐड करेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। जब इतना हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं इतना का मान 1 होता है, इतना का मान 1 होता है, इतना का मान भी 1 होता है। तो 9 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ना दोस्तों, 9 1 या 9, 25, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 होगा, तो 25 और 9, तो 9 प्लस हो जाएगा 25, इधर है 25
प्लस एक्स स्क्वायर, इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, कट गया। तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बचा 9। अब स्क्वायर है उधर रूट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा एक्स इक्वल टू 3। तो ये हमारा जो आया है यही राइट आंसर आया है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार ज़रूर बनाएं अच्छे से, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो देखते हैं, ऑप्शन नंबर कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ये ऊपर बना रहे थे ना, तो ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 था ना, तो हमें यहाँ का यह देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं 3 नहीं लूँगा, ये हमारे पास आया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ये स्क्वायरिंग के लिए है ना, है तो इसी के बदले में ये है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो 9 जो आंसर होगा वो राइट होगा, ना कि 3 नहीं होगा राइट, सॉरी। थ्री राइट नहीं होगा, 9 राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है। जैसे मैं डायग्राम एक बनाता हूँ, एक वृत्त हो गई, वृत्त पे एक जीवा है, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और वृत्त की जीवा की न्यूनतम दूरी जो है, जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से दूरी जो इसकी है वो है 3 सेंटीमीटर। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये टोटल 8 है, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। ठीक, ये दोनों 4-4 सेंटीमीटर हो गए। मान लो अब यहाँ से एक रेखा खींचा गया, ये ओ बिंदु हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, तो वृत्त का व्यास बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका मान बताना है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं या त्रिकोणमिति से लगा सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब जो हमारे पास है वो है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार जो हमारे पास है 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये हमारे पास दिया 25। अब यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा और ये हमें देगा 5 प्लस माइनस 5। तो ये 5 जो हुआ वो राइट आंसर हुआ। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, देखिए ये फार्मूला ही पूछ दिया गया है 74 नंबर में, फार्मूला ही पूछा गया है। 74 का जो है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 74 में फार्मूला ही पूछा गया है, तो बस ये फार्मूला है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा थोड़ा प्रॉफिट लॉस में आ गया। रमेश एक टेलीविज़न को उसके मूल्य में 10% बढ़ने पर खरीदता है और उसके मूल्य में 20% अधिक पर क्या करता है, बेच देता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि 10% बढ़ने पर खरीदा और 20% अधिक पर क्या कर दिया, बेच दिया। बट्टा मतलब क्या हुआ, छूट दिया, और फिर इसको क्या किया, अधिक लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लगाओ, वही फार्मूला से आप आराम से इसे बना सकते हो। ये फार्मूला जो हमारा है वो है, तो यहाँ बनाने के लिए इसे क्या करेंगे कि बोला है कि मूल्य 10% बढ़ने पर खरीदा है। ठीक है, तो आप सिंपल से क्या करो कि मान लो कि ये तो नहीं मालूम है कि ये वस्तु का मूल्य कितना है। तो मान लेंगे कि वस्तु का जो मूल्य है, ठीक है, वो वस्तु का जो मूल्य है वह 100 रुपये है। ठीक, वस्तु का मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये। अब इस पे 100 पे ही तो क्या किया है, 100 पे ही 10% का छूट दिया। तो 10% का छूट दिया तो 10/100, तो कितना हुआ 10। तो 100 पे 10% का छूट दिया तो छूट कितने का दिया,
तो खरीदा कितना कर लिए, तो CP किया 90 रुपये का CP किया, ठीक है। अब उसके बाद अगर इसी पे ही क्रय मूल्य पे ही अगर 20% अधिक पर बेचता है, तो 20% अधिक पर बेचेगा तो उसका जो SP होगा, SP जो हो जाएगा वो होगा, जैसे कि 20% पे बेचता है तो 20 प्रॉफिट होगा, ठीक है। 20% 20 होगा तो 100 + 20 कर देंगे तो ये कितना हमें देगा 120। मतलब कि 120 रुपये में बेचा है और ख़रीदा है 90 रुपये में। तो जब 120 रुपये में बेचा है और 90 रुपये में ख़रीदा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लाभ परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट जो परसेंट हमारा होता है वो फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है 120 में से 90 को घटा देंगे, SP - CP करेंगे, तो 120 में से जब हम 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 30, ठीक है। तो 30 इंटू हो जाता है लाभ इंटू 100 बटा में होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास CP कितना है, तो CP हमारे पास 90 है। मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो देखो 3 3 जा 9, जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आएगा 33.1/3, 33.1/3%, ठीक। ये हमारा राइट आंसर होगा, देखते हैं। हाँ, 33.1/3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। 75 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 77 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 77 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि यदि A के पावर x इक्वल टू B, B के पावर y इक्वल टू C और C के पावर z इक्वल टू A ऐसा हो, तुम लिख सकते हैं कि A इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं A इक्वल टू C के पावर z, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। तो ऐसा जब लिख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप कि A तो हमारा A के पावर x भी है, सॉरी A के पावर x इक्वल टू B भी है, ठीक। और जो B है वो B के पावर y भी है। तो ऐसा करके हम लिख सकते हैं कि B के पावर y का पावर z इक्वल टू हम लिख सकते हैं दोस्तों कि A के पावर x का पावर y का पावर z, ऐसा लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो सब A का ना पावर है, तो A का पावर हो जाएगा x y z। जब ऐसा लिखेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त यही होगा कि A1 इक्वल टू प्राप्त होगा A के पावर x y z। तो A के पावर जब x y हम z लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों का बेस सेम है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा x y z इक्वल टू 1। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 78 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियाँ A अनुपात B का अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लो पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो R1 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो R2 है, दो वृत्त है। तो प्रश्न से चलेंगे तो हमें A और B है के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफल क्या होगा। जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाएगा 2 पाई r, बाई में हो जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल ना निकल के पहले यहाँ पे बोला है कि परिधि, तो परिधि A अनुपात B में है, तो हमने लिख लिया पहले वृत्त का परिधि 2 पाई r, दूसरे वृत्त का परिधि 2 पाई r। तो ये R1 हो गया, ये हो गया R2 और ये दोनों कितना है तो A/B। क्वेश्चन बोल रहा है A/B, तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो हमारे पास बचा है कि R1/R2 इक्वल टू बचा है A/B। मतलब R1 A हो गया और R2 हो गया हमारे पास B। अब ये बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इससे पहले मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक, दोनों तरफ मैं इसको स्क्वायर करूँगा तो जो हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और फिर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमें मिल जाएगा ए का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा A1 अनुपात B2, ये हमें प्राप्त होगा। तो ये क्षेत्रफलों का क्या हुआ, अनुपात हुआ, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 79 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये सक्सेसिव जो पढ़े होंगे, क्रमागत जो छूट मिलता है उस पे बना सकते हैं। जैसे कि 3 क्रमागत, ठीक है, 3 क्रमागत बट्टो जैसे 30%, 20% और 10%। 79 में देखिए आप बहुत ही आसान से इसको बना सकते हैं, इसलिए कि सक्सेसिव है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो 100 पे ही उसको निकालते हैं। तो 100 मान लेते, 100 कितना परसेंट छूट दिया, तो 30% छूट दिया, तो बचा कितना 70, 70 बाई 100 कितना परसेंट छूट दिया, तो 20%, तो 80 बाई 100 कितना परसेंट छूट दिया, तो 10%, तो 90 बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको गुना कर लो, 8 से 56, 56 नौवा हो जाएगा 504 बाई में हो जाएगा 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देगा 50.4, 50.4 देगा। सो नीचे लिख देता हूँ, 50.4 हमें मिलेगा। ठीक है, तो जब 50.4 मिलेगा तो हमारा जो पूरा कितना था बट्टा 100 पे हमने निकाला था, तो 100 में से 50.4 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 49.6%। ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो कितना आसान तरीका से हमने निकाला है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे 49.6 ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो कॉस थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा का दोस्तों हमें मान बताना है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि साइन थीटा का मान इसको हम लोग जानते हैं कि पी बाई एच होता है। पी बाई एच दिया है तो बी निकाल सकते हैं। तो बी निकालने का तरीका होगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम लोग बी निकाल रहे थे। तो बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ठीक से पेन मेरा नहीं चल रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर क्योंकि एच स्क्वायर होता है। ठीक है, और माइनस में एच स्क्वायर पी बाई एच होता है, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करूँगा तो ये देखो, ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो ए के पावर हो जाएगा 4। ठीक, प्लस में होता है बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर पहले ही सही है, फिर इसका स्क्वायर, तो बी के पावर 4। ठीक, प्लस 2a भी होता है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर। ठीक, माइनस, अब इसको जब मैं तोड़ूंगा तो ये भी देगा a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 प्लस
2a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये हमें देगा। अब इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो कि 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a स्क्वायर बी, क्योंकि a के पावर 4 a के पावर कट गया, b के पावर 4 b के पावर 4 से कट गया, तो हमें सिर्फ बचा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये मुझे देगा 2ab। अब हमें क्या बताना है, कॉस थीटा का मान क्या बताना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो b हमारे पास आ चुका है, b है हमारे पास 2ab, और h हम लोगों को मालूम है कि h है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही राइट हो आंसर हुआ 2ab/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं, हाँ 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 80 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नए गोले का आयतन रह जाएगा। तो यहाँ पे किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मान लो कि r यहाँ पे दे दिया है कि r कितना कर दिया जाए, तो r/2 कर दिया जाए, r/2 को बोला है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी जब कर दिया जाए तो बोला है कि गोले का आयतन रह जाएगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 होता है πr/क्यू। तो यहाँ पे लगा दो 4/3 इंटू पाई का जो है वो पाई का पाइये रहने दो, इंटू अब r जो है वो हमारे पास है r/2, तो यहाँ पे r/क्यू है, तो r/2 का यहाँ पे होल क्यू जब करेंगे तो ये हमें देगा 4/3 इंटू पाई इंटू r/2, सॉरी यहाँ पे r/2 नहीं देगा, यहाँ पे हमें देगा अगर r/2 है तो उसको मैं करूँगा तो ये तो r/क्यू ही रह जाएगा ऊपर, मेरा पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, r/3 ये हो जाएगा 8, तो ये r/8 हो जाएगा। तो इससे हमें मालूम चलता है कि जो गोले का आयतन रह जाएगा वो कितना 8वां भाग रह जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में कितना नंबर है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बोला है कि 10% की दर से 4 वर्ष के लिए 800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। यहाँ पे अंतर जब बोलेगा तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हम मान लेंगे डी, तो डी इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है वो आता है, सॉरी डी, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हम मान लेंगे डी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आर होगा वो आर बराबर फॉर्मूला जो होगा, आर इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा कि रूट अंडर होता है d/p इंटू में 100, d/p इंटू में 100, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मान लो कि r इक्वल टू मान लो r इक्वल टू हो जाएगा कि अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, सॉरी ये मेरा पेन थोड़ा धोखा दे रहा है। अब ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने बोला था कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर अगर मैं डी मान लेता हूँ तो यहाँ पे एक फार्मूला आएगा, r इक्वल टू हो जाएगा, r इक्वल टू होगा रूट अंडर
डी बाई पी इंटू में 100, ये फार्मूला यूज करेंगे और हमें इसको इसी फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है। इसलिए कि लंबा मेथड हो जाएगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, साधारण ब्याज निकाले अलग, उसके बाद घटाए इसको, ठीक है। तो इसको सबसे पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमें फार्मूला मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा डी बाई पी इंटू में 100, डी बाई पी इंटू में 100, ठीक है। ये हमें फार्मूला मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हमें तो डी बाई पी इंटू में 100 हो गया, ठीक है। तो डी बाई पी इंटू 100 हो गया, तो दोनों तरफ मैंने तो वर्क कर लिया है, ठीक। तो वर्क कर लिया है, तो यहाँ जो हमारा 100 है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको अगर मान को मैं पुट करता हूँ, ठीक है, तो मान मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी को मैं यहाँ से इसके नीचे 1 लगाता हूँ और 1 लगाता हूँ, ठीक है। अगर मैं डी से 1 में क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से हमारा एक नया फार्मूला निकल के आता है कि डी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में पी बाई हो जाएगा 100। डी होता है डी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पी बाई 100 इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हमें आगे आर हमें मालूम है कि आर कितना है, तो आर जो है 10%, मतलब दर 10% है, तो आर स्क्वायर तो 10 इंटू पी हमें मालूम है कि मूलधन कितना है, तो 800, ठीक है, बाई 100 इंटू 100। अब मैं इसे काटता हूँ, तो 100 से काट दिया 8 बार में, इस 100 से इसको मैंने काट दिया, तो हमारे पास बचा क्या, तो d इक्वल टू सिर्फ बच गया 8, d इक्वल टू बचा 8, मतलब कि 8 जो है हमारा राइट आंसर होगा, और d हम माने थे क्या चीज, अंतर, इसलिए 8 का होगा राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखिए दोस्तों, ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। बस आप याद रखो कि आर इक्वल टू होता है √d बाई पी इंटू 100। ये कब के लिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोले तो, तब ये फार्मूला लगा के आप आराम से बना डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाला समचतुर्भुज का ये क्या लिखा है, परिमाप होगा। तो यहाँ पे देखो कि दो विकर्ण दे चुका है, मान लेते हैं पहला विकर्ण D1 8 और दूसरा विकर्ण D2 6। दो विकर्ण दे चुका है, पहला विकर्ण D1 8 D2 6, ठीक। अब हमें एक बताना है परिमाप, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो हो जाएगा √अंडर D1 का स्क्वायर प्लस होता है D2 का स्क्वायर। ये फार्मूला को यूज करेंगे, परिमाप इक्वल टू ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि इक्वल टू, अगर इसमें हम पुट करते हैं तो 2, यहाँ पे अब पुट करेंगे तो D1 कितना है, तो 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर प्लस D2 कितना है, तो 6 का होल स्क्वायर। तो इतना जब करने के बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 2 8 जा जो हो जाएगा वो 64 और 6 जा 36। इधर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे जो 2 इंटू हो जाएगा 64 और 36 को जब ऐड कर देंगे तो ये हमें देगा √100 देगा। अब 2 इंटू हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे तो
10 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 टू जा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखें कि समचतुर्भुज का परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 इंटू रूट अंडर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 के ग्राफ पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा बिंदु जो ग्राफ पे नहीं, तो जो संतुष्ट नहीं करेगा वो ग्राफ पे नहीं है। जैसे कि जो इक्वेशन है हमारा वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तो मैं सबका चेक नहीं करूँगा, डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते हैं। तो जैसे मान लो मैं इसको रखता हूँ, ये 4 नंबर 2x है, तो x का मान मान लो 4, मान लो x का मान 4 है, तो 4 प्लस 3y, तो 3 इंटू y कितना है, तो 1 इक्वल टू में 8। अगर 8 आ गया तो सही है। 4 टू जा 8, 3 1 जा 3 इक्वल टू 8, तो 8 और 3 कितना हो गया 11 इक्वल टू 8, 11 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन इक्वल नहीं आया। जब इक्वेशन इक्वल नहीं आया तो इसे यहाँ पे बोला कि ग्राफ पर स्थित नहीं है, तो ये ग्राफ पे स्थित नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो कि मैं ये रखता हूँ, बी वाला रखता हूँ, बी वाला ऑप्शन रख के चेक करता हूँ कि हाँ ऑप्शन से मेरा सही है कि नहीं। तो 2x है, ठीक है, तो x की जगह पे मैं 1 रख दिया। ठीक है, प्लस 3y है, तो y की जगह पे कितना रखना है, तो 2 इक्वल टू 8। अब 2 हो गया प्लस 3 2 जा 6 हो गया इक्वल टू 8। अब देखो 8 इक्वल टू 8 आ गया ना, तो ये मतलब ग्राफ पे स्थित है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है कि ग्राफ पर स्थित नहीं है, तो नहीं कौन सा है, तो वो नहीं है डी। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन 84 का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 है, थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD में कोण ए है 50 डिग्री। मान लो कि एक चतुर्भुज में बनाता हूँ, ठीक, ये है 50 डिग्री, ये है 50 डिग्री। सॉरी मैं इसको थोड़ा इरेज मारता हूँ। हाँ, ये था 50 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये 50 डिग्री था, ये था 70 डिग्री। तो ये 50 डिग्री, मैं इसका नेम रख देता हूँ A B C D, 4 हो गए। और समूह कोण का योग कितना होता है, टोटल ABCD का जब जोड़ेंगे तो ABCD का समूह कोण कितना होता है 180। तो यहाँ पे जो कोण A दिया है और कोण C हो जाएगा, कोण A और कोण C जो होगा 180 डिग्री का होगा। कोण A प्लस कोण C, क्योंकि समूह कोण कितने होते हैं 180 डिग्री। और कोण इसी प्रकार से कोण B अब प्लस क्या हो जाएगा कोण D, कोण D इक्वल टू भी हो जाएगा 180 डिग्री। जब इतना हो गया तो ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे हम मालूम है कि कोण B और कोण D इक्वल टू 180 होता है, और कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180, जिसमें हमें कोण A का मान मालूम है। तो कोण A का जब मान मालूम है तो यहाँ पे देखो कि 50 डिग्री कोण A का मान मैंने रख दिया, कोण A का मान मैंने रख दिया 50 डिग्री, प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। और उसी प्रकार से जब इसका करेंगे तो ये भी कोण B का मान मालूम है हमें 70 डिग्री, और प्लस कोण D नहीं मालूम है, तो कोण D इक्वल टू 180 डिग्री। तब यहाँ से हम कोण C का मान निकाल सकते हैं और कोण D का मान। तो मान लो 50 है, उधर जाएगा घट जाएगा, तो 180 में से 50 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 130। मतलब कि कोण जो है, यहाँ मैं लिखता हूँ, कोण
सी का जो मान आ गया, कोण जो सी का मान आ गया है वो 130 हो गया, तो घटा लिया मैंने। और यहाँ पे कोण डी का जो मान आया है 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110, ये हमारा मान आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कोण सी और दो सम्मुख कोण का मान निकालना था, तो 130 हो गया 110। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो यहाँ देखो, यहाँ हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, 130 डिग्री और 110 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, तो सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बना रही है। बस ये आ जाओ, हाइट एंड डिस्टेंस आ गया। मान लो इस प्रकार से फिगर होगा, 20 मीटर दीवार है, तो 20 मीटर दीवार है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, सॉरी 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सीढ़ी हो गया 20 मीटर लंबी और दीवार से लगी है, तो ये दीवार हो गया 10 मीटर, 10 मीटर दीवार से लगी है। यहाँ कितना का थीटा का कोण बनाएगा, थीटा का कोण बनाएगा, सॉरी ये मेरा पेन का फिर वही हाल हो गया। ये जो है थीटा का कोण बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि शीर्ष के स्पर्श कर रहे हैं तो भूमि तल से कितना कोण बना रहे, थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे हमें इसको परपेंडिकुलर और ये आपका जो कर्ण होता है वो हमें मालूम है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/S, तो इसका नाम रख दो ABC, तो यहाँ पे हो जाएगा AB बाई में हो जाएगा AB/AC, जहाँ पे AB का मान मालूम है हमें 10 और AC का मान मालूम है 20, 10 दूना 20, ये हो गया 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 कितने का मान होता है, तो 30 डिग्री का है, तो इसलिए थीटा का जो मान हो गया वो 30 डिग्री का होगा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। हाँ देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन कि अचर m के किस मान के लिए युग्म mx प्लस 4y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कैसे चेक करते हैं, तो ये कब होता है, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब। तो मान लो कि यहाँ पे a1/a2 फार्मूला लगाते हैं, तो a1 कितना हो जाएगा, तो a1 है m है a1, a2 कितना है, तो a2 कितना है, तो 3, आप 10th में पढ़े होंगे। और नॉट इक्वल टू फिर b1/b2, तो b1 कितना है 4 और b2 कितना है, तो 2। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कि अगर काटते हैं तो 2 2 जा 4, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा m इक्वल टू, अगर गुणा कर लें तो m इक्वल टू जो आ गया 3 2 जा 6, तो m का मान कितना आया 6 आया। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ, बी इज द राइट ऑप्शन, m नॉट इक्वल टू 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्रमशः 256 वर्ग सेंटीमीटर और 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दो अनुपात दिया है, पहला का जो अनुपात दिया है ना, बस उससे क्या कर दो, दूसरे अनुपात से भाग कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 256/144। अब इससे जब आप इसको क्या बोल रहे हैं कि अनुपात है, ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, रूट में, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो रूट में हो गया। तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये देगा 16/12, 16/12, इसको काट दो तो ये देगा 4, ये काट देगा तो 3 देगा, तो 4:3 इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं, हाँ बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 89,
कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, मेरे स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा, तो आप घर पे बनाए, नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा, ठीक है, अगर कमेंट करेंगे तो। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है, तो और मैं यही बोलूँगा, सेशन ख़त्म होने वाला है, ये जो सेशन है मैथ का हमारा सेशन ख़त्म होने वाला है 2014 का। तो जाते जाते आप ज़रूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते जाइए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 90 नंबर क्वेश्चन, कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज समतल पर खड़ी है, क्षैतिज समतल पर खड़ी है तथा एक 7 मीटर ऊंचे ध्वज दंड द्वारा आच्छादित समतल के एक बिंदु पर ध्वज दंड की तली 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है तथा ध्वज दंड का शीर्ष 45 डिग्री कोण बनाती है। तो मीनार की ऊंचाई देखिए यहाँ पे जो इसका फिगर कैसा होगा, ठीक है, जैसे कि इसका जो फिगर होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसका मैं नाम रखूँ तो इसका नाम बी रखता हूँ, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक, ABCD। अब यहाँ बोलता है कि ऊंचे ध्वजदंड द्वारा आच्छादित समतल के एक बिंदु पर ध्वजदंड की तली 30 डिग्री की है, तो ये जो है 30 डिग्री है, ठीक है, सॉरी, ये जो है दोस्तों 30 डिग्री है, ठीक है। और फिर बोला है कि ये जो है 45 डिग्री है, तो यहाँ 2 डिग्री बना रही है, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें बताना है समतल एक बिंदु पर ध्वज दंड की तली से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं तथा ध्वजकट के शीर्ष का 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसमें ये जो है वो 7 मीटर है और ये हमें नहीं मालूम है, तो इसको मान लेंगे h, और हमें जो आधार नहीं मालूम है तो इसको मान लेंगे x, ठीक, हमने मान लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसके, तो h हमें माना है, ये x हमें माना है और ये 7, ठीक। तो इतना जब कुछ हो गया तो अब हमें क्या करना है कि पहले tan 45 से चलेंगे, tan 45 डिग्री चलेंगे। tan 45 क्या होता है कि p/b, तो p कितना हो जाएगा 7 प्लस h हो जाएगा, 7 प्लस h। अब b कितना होगा तो x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, tan 45 का मान 1, तो ये हो जाएगा 7 प्लस h/x। तो इसका जो स्टेप आएगा, मतलब x का जो वैल्यू आ जाएगा वो दोस्तों x = 7 प्लस h आएगा, ठीक। इतना तो समझ में आता है। अब यहाँ पे चलेंगे, ये तो चले थे ACD में, ये चले हैं, ठीक है दोस्तों, ACD में ये चले हैं। अब चलेंगे BCD में, BC और D में चलेंगे, ठीक है। तो BCD में चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री में चलेंगे तो फिर क्या होता है p/b, तो यहाँ पे जो p है हमारा सिर्फ h है और b जो है हमारा वो x है, ठीक। तो p/b हो गया। और tan 30 का मान हमें मालूम है कि tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h/x। अब यहाँ पे जो h/x हो गया, तो यहाँ पे √3 से जब मैं गुना करा दूँ तो ये जो हमारा x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा h√3, ठीक है, h√3 मैं गुना करा दूँ तो h√3 हो जाएगा। अब यहाँ से जो को देखो दोस्तों कि h + 7, ठीक है, हमारा आया था समीकरण 1 जो आया था h + 7 = h√3। यहाँ तक आप नोट कर ले, इसके नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रहा हूँ। यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि x + h, जो समीकरण 1 था x + h =
एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस एक्स इक्वेशन में गलत लिख दिया। इक्वेशन 1 आया था हमारे पास, एक्स इक्वल टू आया था 7 + h आया था। तो जहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे x का वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि h√3 इक्वल टू 7 + x, ये हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये चीज़ हमें मिला तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे 7 + x h√3 इक्वल टू 7 + x हो गया। तो 7 जो है, ठीक है, h इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे h इक्वल टू जो लिख सकते हैं 7 + h बाई हो जाएगा √3, 7 + h बाई √3 हो जाएगा। ठीक है, 7 + h बाई √3। सॉरी दोस्तों, ये कट गया है। ठीक है, मैं बताता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा था x इक्वल टू, लिखा था इक्वेशन 7 + h, फर्स्ट इक्वेशन जो लिखा था मैंने यही लिखा था। और x का मैंने अभी अभी पुट किया था मान कि h√3 मान पुट किया था। और इधर था 7 + h, तो h को मान लो ये प्लस में h है, इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा h√3 - h इक्वल टू 7। अगर h इसमें कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा √3 - 1 इक्वल टू 7, इतना बचेगा। अब ये जो होगा यहाँ पे हमारा 7 इक्वल टू हो गया h√3 - 1। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं h इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 7/7 हो जाएगा √3 - 1। अब √3 - 1 इसको रेशनलाइज करा लो, तो इसको रेशनलाइज कराएंगे तो ये ऊपर भी √3 - 1 और बाई नीचे भी √3 - 1। आप पढ़े होंगे √3 - 1 √3 प्लस से होता है। ओहो यार, क्या किया जाए। यहाँ पे जो दोस्तों कि h इक्वल टू मैंने अभी भी लिखा कि 7/√3 - 1। इसको जो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो √3 + 1 से कराऊंगा। ठीक है, और √3 + 1 से कराऊंगा। ठीक है, तो ये ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7√3 यहाँ थोड़ा मेरा पेन आज धोखा दे रहा है। तो h जो हो गया, h होगा √3, ठीक है, +1 ऊपर बचा और नीचे हमारे पास बच जाएगा 3 -1 हो जाएगा। ठीक, 3 - 1 होगा तो ये जो हमारा हो जाएगा वो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। तो ऊपर है 7 ब्रैकेट में √3 + 1 बाई हो जाएगा 2। जब इसको मैं डिवाइड इसको √3 + 1 √3 का मान रख कर 1.732 रखूँगा और 2 से 7 में जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 3.5 इंटू, और इसको मैं जब √3 का मान रख कर 1 को ऐड करूँगा तो ये आएगा 2.7327। आप थोड़ा समझ जाओ, 732। ठीक है, और जो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 9.56। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा मेरा पेन अच्छा से नहीं चल रहा था। तो आज का ये सेशन कंप्लीट होता है मैथ का। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन हमारा चलेगा 2018 का जो मैं सेशन शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।